जय हिंद। तो आइए आज हम आपको सामाजिक सुधार संगठन के बारे में बता रहे हैं। देखिए, हम आपको ऐसा बताएंगे पूरा डायग्राम सा, जैसे कि हमको बताना है ब्रह्म समाज के बारे में या थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में एक एक बात आपको हम पूरे मतलब एक लिस्ट टाइप से बनाएंगे और एक लिंक जोड़ जोड़ के बनाएंगे, जैसे कि एक दूसरे से लिंक जुड़ा रहेगा। तो अगर ऐसे आप पूरे फोकस के साथ अगर देखते हैं तो आपको पूरी समझ में आएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम वैसे पढ़े हैं तो हमको पता है कि वैसे समझ में आता है, बहुत अच्छे से आता है। एक एक उसका शब्द एक दूसरे से लिंक जोड़कर उसको हम लिखने के प्रयास करेंगे और उसको समझाने के प्रयास करेंगे। आपको आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या हमारी बातों में दम है या ऐसा ही बोल रहे हैं। तो हम पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी ये हम पढ़ रहे हैं सामाजिक सुधार संगठन। यहाँ पर लिख देते हैं सामाजिक सुधार संगठन। सामाजिक सुधार संगठन, देखिए सामाजिक सुधार संगठन में थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पहले पढ़ेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी में ये हम देखेंगे कि इसका संस्थापक कौन कौन हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना, इसमें ज्वाइन कौन किए और फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर चेंज किया गया। पहले कहाँ पर बनाया गया, फिर बाद में चेंज करके कहाँ पर लाया गया, भारत में लाया गया, भारत में कहाँ पर लाया गया, फिर वहाँ से चेंज कहाँ पर किया गया, फिर वहाँ पर उसको किसने ज्वाइन किया, फिर उसको ज्वाइन करने के बाद इनिबेसेंट के नाम आएगा, इसमें बहुत सारे बात आएगा। तो हम इसको पहले एक दूसरे से लिंक जोड़कर देख लेते हैं, ठीक है। पहले बता देते हैं कि थियो और सोफिकल। थियोसॉफिकल का मतलब क्या होता है। देखिए, थियो और एक आता है सोफिकल। थियोसॉफिकल थियो का मतलब क्या होता है, प्राचीन दर्शन। थियो का मतलब होता है प्राचीन दर्शन। सोफिकल के मतलब होता है धार्मिक शिक्षा का अध्ययन। धार्मिक शिक्षा का अध्ययन। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब होता है कि थियो का मतलब होता है प्राचीन दर्शन, सोफिकल का मतलब होता है धार्मिक शिक्षा का अध्ययन। अब हम देख लेते हैं इसका संस्थापक। पहले इसको हेडक्वार्टर देख लेते हैं, जहाँ पर इसका स्थापना किया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर, थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर, HQ से हो देते हैं हेडक्वार्टर। इसका पहले इसका हेडक्वार्टर बनाया गया न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। इसका संस्थापक मैडम बलवा तस्की, कर्नल अलकाट और विलियम जॉर्ज। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के मतलब थियो का मतलब प्राचीन दर्शन, सोफिकल का मतलब धार्मिक शिक्षा का अध्ययन। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, कौन कौन एक दूसरे से मिल गए थे। देखिए, मैडम बलवा तस्की, कर्नल अलकाट और विलियम जॉर्ज, ये तीन लोग मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। हेडक्वार्टर जिस समय स्थापना किए थे उस समय वर्ष 1875 था। तो 1875 में इसका स्थापना हुआ। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क बनाया गया। मैडम बलवा तस्की, कर्नल अलकाट, विलियम जॉर्ज, ठीक है। तो अब तो इसका स्थापना हो गया। अब इसको भारत में लाया गया। जब भारत में लाया गया तब सबसे पहले मुंबई में लाया गया। कहाँ पर लाया गया, तो मुंबई में लाया गया। मुंबई में कब लाया गया, तो 1889 में लाया गया। इसको हेडक्वार्टर बनाया गया मुंबई में। और मुंबई से इसको 1882 में इसका हेडक्वार्टर अड्यार में बनाया गया। अड्यार मद्रास में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। तो 1882 ईस्वी में ही देखिए कहानी इसका स्टार्ट होता है। 1882 ईस्वी में इसमें ज्वाइन किए एनी
बेसेंट, एनी बेसेंट। देखिए 1882 में अड्यार में इसका मद्रास में हेडक्वार्टर बनाया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हर जगह थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं लिखेंगे, ऊपर लिख दिए हैं। थियो मतलब प्राचीन, सॉफिकल मतलब शिक्षा, धार्मिक शिक्षा का अध्ययन। और इसका स्थापना सबसे पहले 1875 में हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क बनाया गया। मैडम बलवंत उसके कर्नल कार्ट विलियम जॉर्ज। फिर उसके बाद में 1889 ईस्वी में मुंबई लाया गया, हेडक्वार्टर इसको बनाया गया। उसके बाद में 1882 में हेडक्वार्टर अड्यार में बनाया गया। यहीं पर एनी बेसेंट इसको ज्वाइन किए थियोसॉफिकल सोसाइटी के। देखिए इनको कहा गया आयरिश महिला, आयरिश महिला, इनको कहा गया आयरिश महिला। क्यों आयरिश महिला कहा गया? आयरिश महिला, आयरिश महिला इनको क्यों कहा गया? क्योंकि ये भारत का नहीं थे, ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी। कहाँ से? आयरलैंड से बिलोंग करती थी, आयरलैंड से बिलोंग करती थी। आयरलैंड लिख देते हैं, समझिएगा, आयरलैंड, आयरलैंड से बिलोंग करती थी। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको कि मुंबई में 1879 बनाया गया हेडक्वार्टर, 1882 में अड्यार के मद्रास में बनाया गया। फिर अड्यार में ही एनी बेसेंट ज्वाइन किए और ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी, इसलिए इन्हें आयरिश महिला कहा गया, ठीक है। अब 1882 में ये भारत से ज़्यादा लगाव रखती थी और हिंदू धर्म से ज़्यादा प्रभावित थी। जो हमारे एनी बेसेंट थे, महिला थी, यह क्या थी कि यह इनका भारत से ज़्यादा लगाव था और भारत के हिंदुओं से ज़्यादा अधिक लगाव था एनी बेसेंट का। इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने सोचा कि भारत के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि उस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे और अंग्रेज कहीं ना कहीं मतलब कि गलत कार्य भी कर रहे थे, मतलब कि भारतवासियों के प्रति ज़्यादा सही कार्य नहीं कर रहे थे। वो अपने लाभ के चक्कर में हर कदम उठा रहे थे, जो भी कदम उठा रहे थे उसमें अंग्रेज का लाभ ही होता था और भारतवासियों की घाटा ही होता था, चाहे जो भी कार्य करे वो। बट कुछ चीज़ें अच्छा भी किया, बहुत से सुधार किया अंग्रेजों ने। हम लोग का विकसित करने में अंग्रेजों का बहुत भागीदारी रहा। ऐसा नहीं है कि वो खाली शासन करके और हमको लूट के गया। हमारा देश जो लूटा तो है बट कहीं ना कहीं कुछ दे कर गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली लेकर ही गया है, तो लेकर गया, बहुत सारा डाउन कर दिया, नहीं तो आज भारत बहुत आगे चल गया था। छोड़िए उसको, पहले हम इसको सामाजिक सुधार के बारे में देख लेते हैं, कैसे कैसे इसको काम कार्य हुआ। तो आयरलैंड से बिलोंग करती थी, इन्हें आयरिश महिला कहा गया। 1882 में इन्होंने सोचा ना कि मतलब कि किसी को अब संगठन बनाना चाहती थी और संगठन में मतलब कुछ बातें को कहना चाहती थी। तो क्या होता है कि अगर देखिएगा किसी गांव में अगर पढ़े लिखे आदमी नहीं रहेंगे ना, तो बहुत सारा, उस समय तो शिक्षा का बहुत अभाव था, तो ये इनका विचार मन में ना कि आखिर हम जो बोल रहे हैं ये लोग ज़्यादा इस बातों को मतलब कि गांठ बांध कर नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब कि सीरियसली नहीं हो पा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि कुछ अलग कुछ किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, 1893 ईस्वी में ये सोची कि एक कॉलेज बने। तो 1893 में इन्होंने बनारस सम्मेलन किया। बनारस सम्मेलन किया, सम्मेलन लिख देते हैं, सम्मेलन लिख देते हैं। देखिए 1893 में, पहले 1882 में ज्वाइनिंग किए थियोसॉफिकल सोसाइटी को, और इन्होंने सोचा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज खोला जाए, और कॉलेज खोलने के लिए ज़मीन चाहिए। कॉलेज खोलने के लिए जाहिर सी बात है कि ज़मीन चाहिए। तो उस ज़मीन को काशी नरेश के प्रभु नारायण जी थे, काशी नरेश प्रभु नारायण जी इनको ज़मीन दिए, काशी नारायण प्रभु जी इनको ज़मीन दिए और देने के लिख देते हैं, काशी नरेश प्रभु नारायण, ये बनारस के ही थे, काशी नरेश के थे प्रभु नारायण। तो काशी, पहले बनारस को काशी ही नाम बोला जाता था, अब बनारस बोलने लगा उसको। तो काशी के प्रभु नारायण जी थे, जो 1893 में जब ये बनारस सम्मेलन की और इन्होंने कहा कि कॉलेज बनाना है, कॉलेज की स्थापना करना है, तो जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो जमीन प्रभु नारायण जी ने इनको दे दिए। 1898 आते 1898 में इन्होंने नेशनल हिंदू कॉलेज खोले, नेशनल हिंदू कॉलेज, नेशनल हिंदू कॉलेज खोले। 1898 में नेशनल हिंदू को स्थापना कर दी। नेशनल हिंदू के संस्थापक कौन रही? एनी बेसेंट, बनारस में हुआ। तो काशी नरेश प्रभु नारायण जी ने जमीन तो दे दिए और ये नेशनल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी है 1893 में। 1893 में बनारस सम्मेलन किए और 98 में कॉलेज खोल दिए। 1914 आया, जब 1914 जब आया तो इनका मुलाकात मदन मोहन मालवीय जी से हुआ। किनका? तो एनी बेसेंट जी का मुलाकात मदन मोहन मालवीय जी से हुआ। मदन मोहन मालवीय
मदन मोहन मालवीय जी से मुलाकात हुआ। मुलाकात किनका, तो ये इनका मुलाकात हुआ एनी बेसेंट जी का। एनी बेसेंट जी का यहीं पर लिखते हैं मुलाकात है। मुलाकात किनसे हुआ, मदन मोहन मालवीय जी से। कब, 1914 में। किनका, एनी बेसेंट जी का। तो मदन मोहन मालवीय जी ने इन मुलाकात में मदन मोहन मालवीय जी खोलना चाहते थे यूनिवर्सिटी, BHU मतलब कि बनारस हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी खोलना चाहते थे मदन मोहन मालवीय जी। तो यूनिवर्सिटी के लिए जाहिर सी बात है कॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो कॉलेज की जरूरत पड़ती है तो मदन मोहन मालवीय जी एनी बेसेंट से कहे कि अपना जो कॉलेज है ना वो हमको दे दीजिए। तो ये तो एनी बेसेंट जी का तो एक ही का नाम था, वो जो भी कार्य कर रही थी वो भारतवासियों के लिए ही कर रही थी। जो भी है चीज़ वो भारत का ही है, भारतवासियों के लिए ही है। तो मदन मोहन मालवीय जी का दूसरे देश के लिए थोड़ा ना BHU खोल रहे थे, भारत के लिए ही खोल रहे थे, भारत को शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए ही खोल रहे थे। तो ये एनी बेसेंट ने दे दिया इनको, बोलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने 1916 में BHU प्लस में इनका नेशनल हिंदू कॉलेज, नेशनल हिंदू कॉलेज BHU बनारस हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी और नेशनल हिंदू कॉलेज इसमें दे दिया, मतलब कि मर्ज हो गया किसमें, BHU में 1916 में। इसका संस्थापक कौन हुए, तो संस्थापक मदन मोहन मालवीय हुए। BHU का BHU का संस्थापक कौन हुए, मदन मोहन मालवीय जी हुए। और मुलाकात 1914 में हुआ था किससे, एनी बेसेंट से। मुलाकात करके नेशनल हिंदू कॉलेज को BHU में मिलवा दिए। ठीक है, इतना तो हो गया। एनी बेसेंट ने 1914 में ही क्या क्या प्लान किए, इसको मिटाने के बाद बता देते हैं, क्योंकि अब इसमें जगह नहीं बचा है। तो हम इस एक बार रिविजन कराते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब होता है, थियो मतलब प्राचीन दर्शन, सोफिकल मतलब धार्मिक शिक्षा का अध्ययन। 1875 में स्थापना हुआ, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बनाया गया। पहले जो स्थापना की है मैडम बलवा तस्की और कर्नल अलकाट विलियम जॉर्ज ने। फिर मुंबई उसको हेडक्वार्टर बनाया गया 1879 में। 1882 में हेडक्वार्टर अड्यार मद्रास में बनाया गया। जब 1882 में मद्रास से बनाया गया उसी समय एनी बेसेंट ने, जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती थी, इसको ज्वाइन किए। भारत के प्रति ज़्यादा इनका मतलब कि लगाव था, और खास करके हिंदुओं के प्रति। इन्होंने मतलब कि 1893 में बनारस सम्मेलन किए। क्यों, कॉलेज खोलने के लिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को समझाने में आसान हो जाता है। तो इसलिए सोचे कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए सबसे पहले। तो 1893 में बनारस सम्मेलन किए और उसमें सम्मेलन में कॉलेज खोलने की बातें कही गई। उस सम्मेलन में काशी नरेश प्रभु नारायण जी ने उनको जमीन दिए कि ठीक है आप कॉलेज खोल सकती हैं, हमारा जमीन है। उस समय राजा होते थे। 1898 में नेशनल कॉलेज हिंदू का कौन, एनी बेसेंट जी ने खोल दिए। 1914 में मदन मोहन मालवीय जी से एनी बेसेंट जी का मुलाकात हुआ। 1914 में मुलाकात जब हुआ तो उस मुलाकात में मदन मोहन मालवीय जी नेशनल हिंदू कॉलेज को बोले कि हमारा BHU कॉलेज खोलने रहे, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, बनारस हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी, आपका भी बनारस में ही है, इसको मतलब एक दूसरे से मिला देते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए कॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो एनी बेसेंट जी ने दे दी, कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि जो है सो भारतीय के लिए है और भारतवासियों के लिए ही है। तो इन्होंने दे दिया। अब यहाँ तक तो काम क्लियर हो गया। अब एनी बेसेंट के बारे में जान लेते हैं। एनी बेसेंट के दो प्रमुख न्यूज है और कुछ बुक है एनी बेसेंट जी का। फिर एनी बेसेंट जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया 1914 में ही। कांग्रेस 1914 में, 1917 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया 1917 का अधिवेशन में। तो हम यहाँ तक 1917 तो क्लियर करेंगे। एनी बेसेंट के कुछ चीज़ें अभी बाकी है, इसको मिटा के बता देते हैं। देखिए एनी बेसेंट जी को पहले तो देखिए 1916 में ही गांधी जी ने 1916 में पहले गांधी जी के एक स्पीच जन भाषण हुआ। जन भाषण कहाँ हुआ, बनारस है। किनका, गांधी जी का जन भाषण हुआ बनारस में 1916 में, वही कॉलेज में। ठीक है, अब हम जानते हैं ये तो छूट रहा था इसलिए इसमें इसको ऐड कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब 1914 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस ज्वाइन किए थे। कांग्रेस को ज्वाइन किए थे कौन, एनी बेसेंट जी ज्वाइन की थी कांग्रेस को 1914 में ज्वाइन कर ली, मुलाकात करने के बाद मदन मोहन मालवीय जी से। ठीक है, अब ये तो कॉलेज मतलब जो अपना कॉलेज था वो दे दिया BHU यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने भारत के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचे कि हम पहले राजनीतिक में जाना पड़ेगा, कुछ अच्छा करने के लिए राजनीतिक में एंट्री कर ली। 1917 में इनको क्या हुआ कि मतलब कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया 1917 का अधिवेशन में। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनका जो है
जो न्यूज पेपर है इनका, अखबार है, अखबार 2 अखबार है। कौन कौन अखबार है? तो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ इनका एक अखबार है, और एक न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनका अखबार है। न्यूज़पेपर, अखबार मतलब न्यूज़पेपर, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। और इनका बुक भी है, इनका बुक कौन कौन सा है? तो डेथ एंड आफ्टर, डेथ एंड आफ्टर इनका बुक है। और नेशनल इंडिया इनका बुक है, और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनका अखबार है। और ये ज्वाइनिंग कर ली तो हमको लगता है कि आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, यहाँ पर क्लियर होगा जो मेन जरूरी चीज़ था। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं ब्रह्म समाज के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में। उनका नाम था राम मोहन राय, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिया था, और वही भेजा था अपना पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में, और वहीं पर उनका 1833 में मृत्यु हो गई मेनिंजाइटिस कारण। मेनिंजाइटिस एक होता है बायोलॉजी में, उसको देखेंगे तो मेनिंजाइटिस के कारण उसको इनका राजा राम मोहन जी का मृत्यु हो गया। तो सबसे पहले हम इनका राजा राम मोहन जी के जान लेते हैं। उनका नाम था राम मोहन राय, उनका नाम राम मोहन राय। राजा की उपाधि राजा के उपाधि अकबर द्वितीय दिया था, अकबर द्वितीय। तो राम मोहन राय इनका नाम था, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिया था, इसलिए इनको राजा राम मोहन राय कहते हैं हम लोग। ठीक है, राजा राम मोहन राय। इन्होंने सबसे पहले तो इनका 2 शिष्य के बारे में जान लेते हैं। इनका 2 शिष्य थे, 2 शिष्य, कितने थे? 2 शिष्य। एक शिष्य का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था, और एक केशव चंद्र सेन था। देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। 1833 में, यहाँ तक तो समझ गए, 1833 में ये गए इंग्लैंड, 1833 में गए इंग्लैंड अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़ाने के लिए। 1833 में इंग्लैंड गए थे राम मोहन राय अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़ाने के लिए, और पेंशन बढ़ गया तो इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दे दिया। ठीक है, तो 1833 में ही इनको जब लौटते समय ही उनको मेनिंजाइटिस के कारण 1833 में मृत्यु हो गया। 1833 में क्या हुआ कि मृत्यु हो गया, 1833 में मृत्यु हो गया। राम मोहन राय को भारत का उद्धारक या भारत का पुनः जागरण कहा गया। क्यों? क्योंकि सती प्रथा को यही खत्म किए थे। सती प्रथा को राम मोहन राय जी सती प्रथा को खत्म किए थे। भारत का उद्धारक कहा गया, भारत का पुनर्जागरण कहा गया राम मोहन राय जी को, क्योंकि 1800, देखिए सबसे पहले तो इनको 1817 की जानते हैं कि 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज खोले थे। हिंदू कॉलेज को स्थापना किए थे किसने? राम मोहन राय जी। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को अंत किए थे। सती प्रथा को अंत किए थे, सती प्रथा को अंत किए थे। किससे मिलकर? तो विलियम बेंटिक से मिलकर, विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को अंत किए थे राम मोहन राय जी। इसमें जितना बताएंगे सब राम मोहन जी से रिलेटेड ही क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इसमें किसी दूसरे का नहीं ऐड करेंगे, तो पूरा नहीं लिख रहे हैं। 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को अंत कर दिए थे। सती प्रथा को अंत जब किए थे तो इनको भारत का उद्धारक या भारत का पुनर्जागरण कहा गया, क्योंकि सबसे पहले ये आवाज उठाए थे।
अब होता है कि विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा में अंतर होता है। सती प्रथा मतलब कि जो अपने आप से जौर कर लेती थी, मतलब उनको जला दिया जाता था औरतों को, उनके पति हस्बैंड मर जाते थे उस समय, तो उसको सती प्रथा कहा गया। क्योंकि इनका भाई भी थे, इनका भाई पालन पोषण करते थे राम मोहन राय जी को, और एक दिन का हुआ कि इनका भाई का मृत्यु हो गया और इनका भाभी को समाज ने जला दिया। उसी चीज़ को इनके दिमाग में बैठ गया कि इसको ख़त्म करना है, इस प्रथा को ख़त्म करना, ये प्रथा ठीक नहीं है, मरने वाला मर गया, जिंदे आदमी को क्यों जलाया गया। तो ये इनका मन में चलते चलते आया। 1829 में विलियम बेंटिक से मिले और उनको सती प्रथा को अंत करवा दिए। ठीक है, तो इनको पुनर्जागरण कहा गया और भारत को उद्धार कहा गया। 1829, 28, 17 तो समझ गए। अब इन्होंने क्या किया कि 1833 में 733 में लिखवे किए हैं। 1833 में उसका पेंशन बढ़ाने के लिए अकबर द्वितीय का गए थे, कहाँ पर, इंग्लैंड में, वहीं पर मृत्यु हो गया मेनिंजाइटिस के कारण। इनका दो शिष्य था, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। 1833 में जब इनका मृत्यु हुआ ना, तो कुछ दिन बाद ब्रह्म समाज को चला रहे थे, और ब्रह्म समाज को चलाते चलाते इन दोनों में बीच में विवाद हो गया, इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया। इन दोनों के बीच में विवाद हुआ कुछ दिन चलते चलते बाद में, और उसके बाद में 1867 में केशव चंद्र सेन जी ने इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की है। इन्होंने वैदिक समाज की स्थापना की है, वैदिक समाज की स्थापना की है, वैदिक समाज की स्थापना की है। इन्होंने आदि ब्रह्म समाज, इन्होंने वैदिक समाज और आदि ब्रह्म समाज, वैदिक समाज और आदि ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन 1867 में और इन्होंने 1865 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है। तो राम मोहन राय जी के बारे में लिखा है शॉर्टकट में इतने सा, बट इनके बारे में अगर लिखा जाए तो बहुत सारा लंबा पे चल जाएगा। देखिए कितना चीज़ हम छोड़े हैं। पहले तो बताते हैं कि राम मोहन राय जी का दो शिष्य था, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ठीक है, इनका भाई था, इनका भाई के मृत्यु हो गया और इनका वाइफ के इनका भाभी माँ को मतलब कि जला दिया गया, क्योंकि उस समय समाज सती प्रथा को मानता था। उसके कारण इन्होंने बैठा लिया था कि हमको इसको ख़त्म करना है। कुछ दिन बाद 1817 में सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना की है, फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है, 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को अंत की है। फिर बाद में अकबर द्वितीय ने, उस समय अकबर द्वितीय राजा था, मुगल साम्राज्य का लास्ट चल रहा है अकबर द्वितीय, उसने अकबर द्वितीय ने इनको भेजा, क्योंकि उस समय अकबर द्वितीय पेंशन पर जी रहा था। अंग्रेजों ने मतलब कि संधि करा दिया था कि हम पेंशन देंगे, हमारा सब तुम काम करो। पेंशन के अधिक मतलब भागीदारी बना दिया था, पेंशन पर जीवन व्यतीत करने लगा। एक समय था कि ये सब राज कर रहा था, मतलब कि मुगल साम्राज्य का जितना था अकबर से लेके मतलब कि 1707 तक ही चला उसका कहानी। 1526 से स्टार्ट हुआ, 1707 तक में खत्म। औरंगजेब का जैसे मृत्यु हुआ उसके बाद में उत्तर मुगल काल के नाम से जाना गया, क्योंकि उत्तर मुगल काल का मतलब कि आप पढ़ेंगे पूरा पाषाण, उत्तर पाषाण जब लास्ट में आता है इसका मतलब कि वो काल खत्म हो गया। तो मुगल साम्राज्य भी खत्म होने के कगार पर गया 1707 के बाद में, इसलिए उसको उत्तर मुगल काल कहा गया। उत्तर मुगल काल के शासक अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय उन्होंने इनको पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा था। जब पेंशन बढ़ गया था तो राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दिया था। ये बता दिए 1833 में मेनिंजाइटिस का मृत्यु हो गया था। इनका दो शिष्य था, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। 1865 में देवेंद्रनाथ जी ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और केशव चंद्र सेन ने 1867 में वैदिक समाज की स्थापना की है। क्योंकि इनको मृत्यु के बाद में इन दोनों के बीच में विवाद हो गया और अपने अलग अलग समाज बना दिया। ठीक है, अब चलते हैं आर्य समाज के प्रति। आर्य समाज, देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन हुए? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की तो स्थापना कर दी है। 1875 में सबसे पहले मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। 1875 में मुंबई में
स्थापना किए थे, मुंबई में सबसे पहले स्थापना किए थे आर्य समाज की स्थापना। अब आर्य समाज नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आर्य समाज ऊपर लिख चुके हैं, तो इतना समझ लीजिएगा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी 1875 में मुंबई में किए, 1877 में लाहौर में किए, 1877 में लाहौर में किए। इनका गुरु जी थे जो बिरजानंद जी, बिरजानंद जी क्या थे? गुरु थे। बिरजानंद जी इनका गुरु थे, बिरजानंद जी इनका गुरु थे। दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज से मतलब कि आर्य समाज की स्थापना की है 1875 में मुंबई में किया, 1877 में लाहौर में किए। इनका गुरु थे बिरजानंद जी। इनका एक शिष्य था हंसराज। शिष्य, पहले शिष्य लिखते हैं, शिष्य कौन था? हंसराज देखिए, हंसराज ये शिष्य है दयानंद सरस्वती जी का। एक हंसराज आपको मिलेगा जलियांवाला बाग का जो खबर कि यहाँ पर लोग संगठन बना रहे हैं आपके विरोध में, वहाँ पर भी एक हंसराज नाम का व्यक्ति था जो ओ डायर को जाकर सूचना दिया था, आर डायर को दिया था, आर डायर को। ओ डायर की डायर ही है एक, अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हम, बट एक ओ डायर ही दोनों है। एक डायर था पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक डायर था जो ब्रिगेडियर था, सेना का ब्रिगेडियर था, मतलब कि गोरखा रेजिमेंट का ब्रिगेडियर था। डायर ही नाम का था। ओ डायर की आर डायर ये समझ में आ रहा है, मतलब कि ओ डायर आर डायर में कन्फ्यूजन है, मतलब डायर ही नाम का था। तो हंसराज व्यक्ति एक वहाँ पर भी था, तो वो हंसराज को यहाँ पर मत लीजिएगा क्योंकि ये हंसराज दूसरा है, ठीक है। तो हंसराज इनका शिष्य है, क्या है? शिष्य है इनका आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी का। इन्होंने मतलब कि दयानंद सरस्वती जी के नाम पर DAV, मतलब कि DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। क्या होता है? दयानंद एंग्लो वैदिक है। हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना की है, ये इनका मृत्यु के बाद में। दयानंद एंग्लो वैदिक 1875 में मुंबई में, 1877 में लाहौर में, और इनके बिरजानंद गुरु थे। हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना की है। अब इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1834 में इनका जन्म हुआ था। 1834 में इनका जन्म हुआ था और 1886 में इनका मृत्यु हुआ था। 1886 में इनका मृत्यु हो गया था। 1834 में इनका जन्म हुआ, 1886 में इनका मृत्यु हो गया दयानंद सरस्वती जी का। और उससे पहले उसके बीच में 86-34 के बीच में 75 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए, 77 में लाहौर में किए। इनका गुरु बिरजानंद जी थे, इनका शिष्य हंसराज था जो इनका मृत्यु के बाद में DAV की स्थापना किया। वो DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया होगा। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे ये रामकृष्ण परमहंस जी के अपना गुरु मानते थे। रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु मानते थे, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस जी को गुरु मानते थे, तो इनका गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस जी हुए। तो जब रामकृष्ण परमहंस जी गुरु हुए तो इन्होंने क्या किया, मतलब कि उनसे धार्मिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किए। धार्मिक शिक्षा का ज्ञान रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने प्राप्त किए, ठीक है। लिख देते हैं, रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस जी, इनसे धार्मिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किए स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। ये गुरु रहे, गुरु जी इनका स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ये तो मतलब कि इनसे ज्ञान प्राप्त कर लिए, बट इनसे पहले इनका जन्म भी देख लेते हैं। कहीं ना कहीं पहले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनका मृत्यु 1909 में हुआ था। मृत्यु 1909 में हुआ था, ठीक है। तो मृत्यु और जन्म दोनों सामने लिख दिए, आप देख सकते हैं। अब इनके बीच में क्या क्या किए, इनके 1863 और 1902 के बीच में सबसे पहले तो रामकृष्ण परमहंस जी से धार्मिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किए।
उसके बाद में इन्होंने 1887 ईस्वी में कोलकाता के बेलूर मठ में कोलकाता में बेलूर मठ का स्थापना किए। कोलकाता में बेलूर मठ का स्थापना किए। बेलूर मठ का स्थापना किए। 1887 में बेलूर मठ की स्थापना किया कोलकाता में। पहले यहाँ से इनसे ज्ञान प्राप्त किए। 87 में कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना किए। ये कब से कब तक है? 1863 और 1902 के बीच की कहानी बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही 1887 के बाद 1893 आया। 1893 इन्होंने 1893 में अमेरिका के मतलब कि शिकागो शहर में, एक शिकागो शहर है, वहाँ पर धार्मिक सम्मेलन किए। 1893 में शिकागो में धार्मिक सम्मेलन किए। कहाँ पर किए? शिकागो में धार्मिक सम्मेलन किए। यहाँ से इनका नाम होना स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ से ये चमक गए, जैसे कि वो चमकना स्टार्ट समय होता ना, यहाँ से लोग ज़्यादा फेमस हो गया आगे से। यहाँ से स्वामी विवेकानंद जी को मतलब कि बहुत लोग जानने लगा, बहुत लोग इनको रिस्पेक्ट करने लगा, बहुत लोग मतलब कि इनसे प्रभावित हो गया कि नहीं, मतलब कि एक आध्यात्मिक गुरु है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु का ज्ञान देखने लगा इनमें। जब भाषण भाई एंड बहनों मतलब कि से ब्रदर्स एंड सिस्टर करके अपने भाषण को स्टार्ट किए, उसके बाद से इनका मतलब कि हो गया। उन्होंने 1898 में मतलब 97 में, 93 के बाद में 97 में, 4 साल बाद 1897 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। वेदांत सोसाइटी 1897 में, 97 में नहीं, 1896 में। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी हुए। इनसे धार्मिक शिक्षा का, धार्मिक ज्ञान प्राप्त किए। धार्मिक ज्ञान रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी सीख लिए, मतलब कि प्राप्त कर लिए। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ। 1902 में इनका मृत्यु हुआ था। इन 63 और 1902 के बीच में सबसे पहले 1887 ईस्वी में कोलकाता में बेलूर मठ खोले। 93 में शिकागो में धार्मिक सम्मेलन किए, यहाँ से इनका नाम होना स्टार्ट हो गया। 1896 में 1896 से अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और 1897 में इन्होंने यही बेलूर मठ को रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर बेलूर मठ को स्वामी विवेकानंद जी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिए। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिए, ठीक है। और इनके बाद 1902 में इनका मृत्यु हो गया। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये मुख्य चीज़ है जो कहीं ना कहीं अगर पूछता है तो यहीं से पूछता है। बाकी अदर एग्जामिनेशन के ऊपर हो गया, एग्जामिनर के ऊपर कि क्या पूछे, कैसे पूछे, क्योंकि वो उसका मन के ऊपर होगा। बट अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछेगा तो कहीं ना कहीं यहीं से पूछता है, बाकी और कहीं से नहीं पूछता है। या तो उनका जन्म, या तो इनका मृत्यु, या तो इनका गुरु के नाम, या तो इनका पहला बेलूर मठ कहाँ पर है, कोलकाता में 1887 में वर्ष पूछेगा। पहला धार्मिक सम्मेलन 1893 में, 1896 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना, 1897 में बेलूर मठ रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर बेलूर मठ को अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिए और 1902 में इनका मृत्यु हो गया। तो हम सामाजिक सुधार संगठन के बारे में यहाँ तक क्लियर कर दिए।